हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और जो पहला क्वेश्चन है कल के वीडियो में आना था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं राइटिंग नहीं समझ पाया था। और ये क्वेश्चन आज आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। मैं सोचा था टाइप करके लिख दूँ, फिर सोचा नहीं, आपके ऊपर है, थोड़ा कष्ट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन जो लिखा है जिन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है कि आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए। इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप समझने के लिए इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया गया कोई, बस एक जो कहा नहीं जाता है ऊपर से। जैसे मैं पूछ दूं क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया, तो सर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये निकालना है। पूरी कहानी ना बता करके शॉर्ट में, वही क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए जर्नी पार्टली बाय फुट एंड पार्टली बाय बस वॉकिंग 990 किलोमीटर एंड बस 10 किलोमीटर, मतलब आप समझ लीजिए, टेक 4 आवर लेस ऑन बस देन ऑन वॉकिंग। तो पूछ रहा है इन रिवर्स टाइम डिस्टेंस इक्वल। समझ गए बात है? चलिए देखिए सवाल बता रहा हूँ क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी है जो ए से बी के लिए चलता है। एक आदमी है जो ए से बी के लिए चलता है। क्या करता है? कुछ दूर पैदल चलता है ये, और उसके बाद वो बस से चलता है। ये सवाल दे रखा है कि 90 किलोमीटर पैदल चलता है और 10 किलोमीटर बस से चलता है। ये सवाल कह रखा है। आगे सवाल कह रहा है कि टेक्स 4 आवर लेस ऑन बस, मतलब बस पे क्या करता है, इसकी तुलना में टी समय कम, 4 घंटे कम लगाता है। तो अगर इसके बाद ये जर्नी कंप्लीट करता है। आपसे सवाल कर रहा है कि अगर ये जितना समय बस में लगाया है उतना समय पैदल चले, और जितना समय पैदल चला है उतना समय बस पे चले। ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समय की बात कर रहा हूं। बस में चला है अगर 10 किलोमीटर तो कुछ समय लगा होगा। ये बोल रहा उतने समय तक अगर पैदल चले, और जितना पैदल चलाने में इसको समय लिया होगा, ये कह रहा है अगर उतने समय बस से चले तो ऐसा करता है, तो दोनों हाल में वो बराबर दूरी चलता है। डिस्टेंस क्या होता है? दोनों सिचुएशन में बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो पूछ रहा बस में वो कितनी दूरी चला था, तो मैंने बोला भैया बस में वो टी दूरी चला था। आपको कोई दिक्कत? बोलिएगा। अच्छा, इससे 4 घंटा यहाँ कम लिया, मतलब इसकी तुलना में अगर इसको बोले तो आप कहेंगे सर 4 घंटा ज्यादा लिया होगा ये। तो फिर यहां तक आपको समझ में आ गई बातें? अगर इतनी समझदार आप हैं तो आप बताइए इसकी स्पीड कितनी हो गई? डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, ये हो गया बस का स्पीड, और ये रहा आपका पैदल की चाल। क्लियर? अब आपको बोल रहा है कि टी समय तक उसको पैदल चलाइए, तो मैंने पैदल चला दिया टी समय तक। बोल रहा है टी प्लस 4 आवर तक उसको आप बस पे बैठाइए, तो मैंने बस पे बैठा दिया। बोल रहा अगर ऐसा आप करते हैं तो समय दोनों हाल में वो बराबर दूरी चलता है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। आपको इससे फर्क नहीं है कि वो 90 घंटा 90 और 50 में 100 होता है तो 50 किलोमीटर चला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसने बोला अगर इतने किलोमीटर ये चलता है, इतने समय तक इतने ये चलता है, तो दोनों बराबर चलता है, तो आपको टी का बताना वैल्यू। तो आप मुझे बताइए, इसको 0 से 0 काट दीजिए, टी प्लस 4 को काट के इधर कर देंगे स्क्वायर, टी को काट के इधर कर देंगे स्क्वायर, तो आपको 9 आ गया। 9 का रूट लीजिए, उधर में देखिए सारा स्क्वायर है, रूट ले लीजिए, तो आपको मिल गया ये। और यहां से टी का वैल्यू आ गया 2 आवर्स। मतलब बस में कितना देर चला था वो? 2 घंटे बस में चला था और 6 घंटे पैदल चला था। अब आप ये मत सोचिएगा सर बस 2 घंटे 10 किलोमीटर में, अरे भाई रोड खराब था, ठीक है, गलत निगाहों से नहीं देखना है। उससे तेज देखिए पैदल चल रहा था। तो होता है कि रोड खराब होता है तो ऐसा घटनाएं घट जाती है, इस चीज को आप समझा कीजिए। और हम सेकेंड सवाल पे आ रहे हैं आपके साथ। दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, नहीं मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए सेकेंड सवाल क्या करा है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है और ये त्रिभुज भी हो गया। एक समकोण त्रिभुज है, मतलब हर एक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री की, और हर एक भुजा 60 डिग्री की। ये आपको दे रखा है। बोल रहा है कि इसके जो किनारा है, जो कोण है, जो भी इसका तीनों कोण है, इस शीर्ष पर से आपको काटकर षष्ठभुज बनाना है, मतलब हेक्सागोन बनाना है। तो आप कैसे काटेंगे?
तो आप एक काम कीजिए, लीजिए चाकू छुरी जो भी आपके पास है और इसको ऐसे करके ऐसे काट लीजिए, इसको भी ऐसे काट दीजिए और इसको भी ऐसे काट दीजिए। ये आपने यहां से कट कर दिया, कट किया, थोड़ा सा 8-20 में दिखेगा आपको। हुआ क्या, काटने के बाद ये बोला षष्ठभुज बनाना है, उसमें भी समषष्ठभुज, मतलब ये जो भुजाएं हैं और ये जो भुजाएं हैं, ये सारी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। और ऐसा कर देने के बाद आपको क्या कर देना है, इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल बता देना है। और जबकि दिया हुआ है कि जो पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो आपका एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर का है। 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट है, 6 सेंटीमीटर। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है कोई बात ना, आप x दूरी यहां से लेकर काट दीजिए और x दूरी आप इधर से भी लीजिए और x दूरी आप इधर से भी लीजिए, और इस तरह से तो फिर आप यहां से भी x लेकर निकाल देंगे और यहां से भी निकाल देंगे x लेकर। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आप दोनों जगह से x निकालेंगे तो बेचारा इसके पास कितना बचेगा, तो कहेंगे सिर्फ 6 - 2x, क्योंकि टोटल ये 6 था। अगर ये 6 - 2x बचा है तो यही तो ये भी साइड हो जाएगा, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी बराबर है। और यहां से देखिए, अगर ये कोण 60 डिग्री का है, यहाँ नहीं है, ये कोण है, अगर ये कोण 60 डिग्री का है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी तो बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। आप बताइए कि एक कोण 60 डिग्री का, तो बाकी बचा दोनों कोण मिलाकर 120, और दोनों को बराबर करना, तो ये भी 60 निकल कर आ गया और ये भी 60, मतलब ये भी भुजा तीनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि 6 - 2x जो आपने बोला था षष्ठभुज का भुजा, वो एक्चुअली ट्रायंगल का भी भुजा के बराबर है। तो यहां से आपको x पता चल गया, कितना हो गया 2, और x पता चल गया 2, तो ये भी 2 आपका हो गया, ये भी 2 और ये भी आपका 2 ही हो गया। षष्ठभुज की एक भुजा 2 हो गई। और अगर आपको याद है तो षष्ठभुज की जो छोटा ट्रायंगल षष्ठभुज में जो बनता है, इसका एक ट्रायंगल ऐसा होता है, इस ट्रायंगल का एक साइड अगर 2 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना गुना 2 स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने षष्ठभुज बनते हैं, 6, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए और ये निकल कर आ गया आपका षष्ठभुज का एरिया, और ये कितना हो गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अगर षष्ठभुज का एरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसका एरिया निकाल लीजिए, इस छोटे वाले एक का एरिया, तो आप कहेंगे √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये कितना है 2 स्क्वायर, मतलब √3 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया। अब आप कहें कि इस ऐसा ऐसा कितने त्रिभुज है, 3, तो तीनों का एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब पूरे ट्रायंगल जिसका 6 दिया हुआ था उसका एरिया निकालेंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा √3/4 इंटू 6 स्क्वायर, ये कट जाएगा 9√3 आ जाएगा। मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का 9√3, इसमें से अगर 3√3 इन तीनों छोटे वाले को माइनस करेंगे तो बीच वाला फिर से आपको वही निकल कर आ जाएगा 6√3। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने फोटो भेज कर बताया था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं सोचा चलिए इसको भी समझा दे रहा हूं अच्छे से ताकि आप ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। सवाल कर रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 7th and 9th years और x and y respectively, find the compound interest in 10th year। सवाल समझिएगा, 7th, 9th और 10th, 7वां, 9वां, 10वां की बात कर रहा है। 7 पूरा नहीं, 9 पूरा नहीं, सिर्फ 7वां, मतलब 1 से 7 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 7वां बोल रहा है। 7वां साल और 9वां साल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्रमशः 122 है, 122 है। तो आपको बताना 10वां साल कितना ब्याज होगा। आपको एक बात बता दे रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में CI में जो रेशियो A और P का होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो A और P का होता है वही रेशियो ब्याज n+1 बटा वही रेशियो ब्याज n का होता है। कहने का मतलब अगर एक साल में कोई धन P से A हो गया है, एक साल में कोई धन P से A हो गया है, तो एक साल में ये ब्याज इतना से इतना हो जाएगा, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। और रेशियो किसके बराबर रहेगा, आपका A से P धन कब होता है, जैसे एग्जांपल से इसको समझिए। इसका एक वीडियो बनाया हूं, कंप्लीट वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हो, वहां पे मेरे प्लेलिस्ट के में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके फोल्डर है, वहां पे आप देखिएगा CI का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लेटेस्ट डाला हुआ है। 2 कॉन्सेप्ट CI का मिलेगा, एक लेटेस्ट होगा। तो देखिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 1/10, इसका मतलब 10 में 1 बढ़ेगा तो 10 से कितना रुपया हो जाएगा,
11 हो जाएगा। तो ये आपको बता रहा है कि कोई भी मूलधन आप अगर 10 लगाते हैं तो 1 साल बाद कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। इसका मतलब इस रेट से जो भी धन आप कैलकुलेट करेंगे, 1 से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल का कैलकुलेट करेंगे तो यही रेट होगा ब्याज का भी। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे 100 रुपया पहले साल आपके पास है, दूसरे साल 110 हुआ और तीसरे साल आपके पास कितना हो गया, 121 हो गया, तो इस यहाँ से यहाँ जो ब्याज आपको मिला है, जो इस साल जो एग्जैक्टली ब्याज मिला वो सिर्फ 10 है और यहाँ से यहाँ जो ब्याज मिला वो सिर्फ 11। आप देख लीजिए, तो ब्याज का भी हिसाब वही चलेगा जो मूलधन से मिश्रधन का हिसाब है। मूलधन देखिए 10 से 11 हो गया था एक साल में, तो ब्याज भी पिछले साल से अगले साल में 10 से 11 हो जाएगा, यही समझा रहा हूं। तो आप बताइए कि अगर x से y हो गया है 2 साल में, तो एक साल में कितना आ जाएगा, x से y। मतलब अगर कहेंगे कि इस साल अगर रूट x मिल रहा है ब्याज के तौर पे, तो अगले साल रूट y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपसे बोलूंगा इस साल अगर एक ही मिल रहा होगा तो आप कहेंगे सर फिर अगले साल रूट y बटा रूट x मिलेगा। मैंने बोला कि भैया इस साल अगर y मिला तो क्यों y, क्योंकि 9वां साल आपको y मिला, ये सवाल दे रखा है 9वां साल आपको y मिला है, तो 10वां साल कितना मिलेगा, एक पे कितना मिल रहा है, रूट y बटा रूट x, y पे कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। अब आप इसको जितने तरीके से चाहे लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए, क्योंकि हमें यही पूछ रहा था, हमें यही पूछ रहा था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां से जो भी सवाल है ऑलमोस्ट आपका सवाल है डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान विक्रेता। देखिए बेईमान विक्रेता का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आपको पहले सवाल के साथ समझा दूंगा मैं। करा शॉपकीपर सेल्स राइस से 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो 10% फायदा कमा के वो बेच रहा है कोई सामान को, और वो जब सामान तौलता है तो 25% का वजन कम देता है। 25% क्या करता है, वजन वो कम देता है। तो आपको बताना ये है कुल मिलाकर उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, बेईमानी कैसे की जाती है, बेईमानी करने का एक रूल होता है, उस रूल को आप समझ लीजिए, आपके सारे सवाल यूं बनेंगे एक मेथड पे। कोई भी दुकानदार एक साथ दो बेईमानी आपको समझने में आएगा कि एक साथ उसने दो बेईमानी की है, लेकिन बेईमानी 1 बाय 1 होता है। आपके दुकानदार ने सामान खरीदने समय पहली बेईमानी कर दी, दाम बताने समय दूसरी बेईमानी कर दी, वजन बेचने समय तीसरी बेईमानी कर दी, और कहीं पे बोलने में भी बेईमानी कर दी होगी। कहने को तो जितनी भी बेईमानी हो रही है उसमें पहली बेईमानी उसने की होगी तो उसने प्राइस बदल दिया होगा। क्या किया होगा, जो उसका लागत होगा उसके जगह पे उसको जो मूल्य मिला होगा, इन दोनों का रेशियो उसने नया बदल दिया होगा। मतलब 10 रुपया सामान लेकर आया होगा तो बेईमानी कर लिया होगा, 10 रुपए की जगह 11 रुपए का सामान उसने ले लिया होगा, तो बेईमानी हो गई। अगर वो जो बेच रहा होगा तो 10 रुपए में खरीद कर लाएगा, तो हो सकता है बोले हम 12 में खरीद कर लाए, दूसरी बेईमानी हो गई। तीसरी बेईमानी, वो 10 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेच रहा होगा, 100 ग्राम के जगह पे 90 ग्राम दे रहा होगा। तो इस सारी बेईमानियों में आपको एक बेईमानी होती है उस सामान का दाम बदलता है, दूसरी बेईमानी होती है फिर से दाम बदलता है, तीसरी बेईमानी होती है फिर से दाम बदलता है, और बेईमानी पे बेईमानी होती है और दाम बदलते रहता है। वो जो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख। आप समझ पाएंगे उम्मीद है, और एग्जांपल तो आपको पूरा क्लियर करेगा। देखिए 10% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा सवाल कर रहा है। तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपया के जो लागत मूल्य वाले सामान होगा उसको 11 में बेच रहा होगा। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, तो 10 पे कितने का फायदा, 1 पे, तो 10 के सामान को कितने में बेच रहा होगा, 11 में। 10 के सामान को कितने में बेच रहा होगा, 11 में। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, इसको आपको लागत मूल्य रखना है। लागत मूल्य इसको बोलिए, मूलधन बोलिए, सीपी बोलिए, प्रेजेंट वैल्यू बोलिए, देखिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं, या फिर ओल्ड वैल्यू बोलिए, या इनिशियल वैल्यू बोलिए, ठीक है। और ये न्यू वैल्यू हो गया, न्यू वैल्यू बोलिए, एसपी बोलिए, या फिर विक्रय मूल्य बोलिए। मतलब जो पुराना दाम था 10, उसका अब दाम इसने 11 कर दिया सिर्फ अपने 10% प्रॉफिट के चक्कर में। क्लियर है, बेईमानी नंबर 1। या भी इस सामान का पूरे का दाम इतना हो गया, अभी बेचने समय 25% की चीटिंग कर रहा है, 25% चीटिंग कर रहा है, 25% सामान कम दे रहा होगा, बेचने समय यही करेगा ना। तो क्या कर रहा होगा, सोचिए जरा मेरे साथ एक बार। आप दुकान से खरीदने गए सामान, आपने बोला भैया 100% सामान दो, क्योंकि परसेंटेज में बात किया तो मैं परसेंटेज में रहने दे रहा हूं।
तो आपने बोला होगा 100% सामान दो, उसने बोला होगा लो भैया आपने 100% का पैसा दे दिया, उसको पैसा कितने का मिला, दुकानदार की नजर में सोचिए, उसको पैसा आपने 100% का दिया, जबकि उसने 25% की बेईमानी करके आपको सामान दिया है, उसके सामान की लागत सिर्फ 75% आ गई है, क्योंकि उसने 25% सामान दिया ही नहीं आपको। उसकी लागत मूल्य क्या है, उस सामान जो सामान आप लिए हैं उस सामान के लिए उसके पास सिर्फ 75% उसका प्राइस खर्चा लागत मूल्य है, उसका क्रय मूल्य है, जबकि आपने उसको इतना दे दिया, मतलब उसी सामान को इसने बेचकर इतना रुपया कमा लिया है। तो अब आपको बेईमानी बची नहीं है, तो आप बताइए कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब 11 दूना 22 और 5 दिया 15। जो सामान 15 में उसने लाया था उसको फाइनली 22 में बेच दिया है, मतलब 7 का फायदा कमा लिया, जबकि 15 की लागत थी। तो परसेंटेज कितना हो गया, इतना परसेंट। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 15 पे कितने का फायदा हो गया, 7 पे, तो 1 पे कितने का फायदा होगा, 7/15 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, तो 700/15, और जो 100 पे फायदा होता है उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज फायदा हो गया मतलब प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसी टॉपिक पे एक ही बच्चे के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए, पढ़ने का तरीका बदलिए, मैं बार बार कहता हूँ तरीका समझने को बदलिए, समझने का लाइए। ये कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम देता है। इसका मतलब उसने पूरे सामान का जो आपको दिया उसको उसकी लागत 960 ग्राम के बराबर है, उसके पैसे खर्चे हुए हैं, जबकि आपसे उसने ठग लिया कितने, 1 केजी के पैसे, मतलब 1000 ग्राम के पैसे। ये सवाल कह रहा है, तो बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ था, खुद बताइए। 960 ग्राम बेचा है जिसमें उसने 40 ग्राम के पैसे बचा लिए। लागत कितने है, ये है, तो ग्राम ग्राम काट दीजिए, यहीं से काट दीजिए, लीजिए 24 4 96 और 25 4 100, तो 24 पे कितने का फायदा, 1 का फायदा, 24 पे 1 का फायदा, तो 1 पे कितने का फायदा, 1/24, और 100 पे कितने का फायदा, 100/24, तो इतना परसेंट उसको फायदा हो गया। पकड़ में आए बात, मजा आए पढ़ने में, तो कमेंट तो बनता भैया, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और सब्सक्राइब कीजिए भाई, लोगों तक पहुंचाइए चैनल को यार, कुछ तो ग्रोथ मेरा भी बनता है ना, आपका रिजल्ट करा दो, मेरा रिजल्ट ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। कर एक बेईमान फल विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। अच्छा 20% हानि पर बेचने का दावा कर रहा होगा, मतलब 100 रुपए के सामान को बोल रहा होगा भाई हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, हमने 100 रुपए में खरीदा और 80 में बेचा, यही बात हुई ना। आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन ही है, 0 काट दीजिए, सब फ्रैक्शन मिल जाएंगे। फिर बोल रहा है किलोग्राम 1 किलोग्राम के स्थान पर 720 ग्राम भार का प्रयोग करता है, मतलब पैसा कितने का ठग लेता है, 101 किलो का, जबकि उसको लगाता कितना है, 720 ग्राम का, उसमें पैसा का उसको लागत है कि नहीं है। ये सब ग्राम वगैरह परसेंटेज लिखने का जरूरत है, वो कटेगा। 720 ग्राम ही देता है उसको, कितना है, 720 ग्राम देता है, इतना ही का लागत बेचारे का है दुकानदार का, और उसने इतना ज्यादा ठगी कर लिया, तो बेचारा तो रहा नहीं। तो आप ही हिसाब कीजिए इसका क्या होना चाहिए हिसाब, तो आप कहेंगे सर 8 से काट देते हैं 9, मतलब यहाँ 9 और यहाँ 10 बच गया, 10 है, तो 9 पे कितने का फायदा हो गया बेचारे को, 1 का। अच्छा फायदा होने के बाद बेचारा नहीं होना चाहिए, समझ गए, बढ़िया क्या, चलिए। शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 16 देखिए इसमें तो सिर्फ सवाल है, shopkeeper sells his article at 16/3% profit on selling price, find his actual profit। 16 सेलिंग प्राइस पे फायदा कमाता है, 16 देखिए 49/3, शायद ये 2/3 हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन सवाल कर रहा है उसके अनुसार से हम बात कर रहे हैं, ये 49/300 है, परसेंटेज हटाया मैंने, मतलब क्या हो रहा है, आपको बोला सेलिंग प्राइस पे फायदा इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, बच्चे से गलती हो गई कैलकुलेट करने में, उसने क्या किया कि कैलकुलेशन प्रॉफिट क्या किया जाता है, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस पे कर दिया, मतलब इसने बोला कि इतना रुपया सेलिंग प्राइस है तो हमारा प्रॉफिट रहा ये। अब नहीं बता सकते आपको उसने खरीदा कितना में होगा, इतना में बेच रहा है बेचारा, 300 में बेच रहा है, जिसमें से 50 रुपया उसका फायदा है, इसका मतलब कितना में खरीद के लाया होगा, तो आप कहेंगे सर 251 रुपया में, तो 251 रुपया में जिस सामान को खरीद के लाया उसमें उसको फायदा कितने का हो रहा है, 49 का, तो एक पे फायदा कितना हो जाएगा, 49/251, तो 100 पे फायदा कितने का हो जाएगा, इतने का। अब ये कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी तरफ से, यही पूछ रहा था। एक सिमिलर सवाल इसी टाइप के और हैं,
इस बार इसने क्या किया है कि 25% कर दिया है, बोला 25% लॉस हो गया सेलिंग प्राइस पे, तो 25% है, इसका मतलब 25/100, आप चाहे 1/4 कर लें, बात एक ही है। तो आप मुझे बताइए कि 100 रुपया में अगर कोई बेच रहा है और उसमें 25 रुपया उसको लॉस हो गया है, बेचारे से देखिए, ये कह रहा है 25% लॉस हो गया सेलिंग प्राइस पे, मतलब 100 रुपया में बेच रहे जबकि हमको 25 रुपया घाटा हो रहा है, मतलब कितना बेचारा खरीद के लाया होगा 125 में, तभी ना कम में बेचेगा तो घाटा होगा। ध्यान रखना है, ये चीज समझना है कि लॉस है तो कैसे सीपी निकालेंगे, प्रॉफिट है तो कैसे सीपी निकालेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि बेवकूफ है वो जिसने 100 रुपये में बेच दिया, और अगर लॉस करवा लिया मतलब उतना में और बेचता तब कम से कम जाके उसको बेचारा का लॉस ना प्रॉफिट होता, मतलब इतने रुपए इसकी लागत है। तो आप खुद बताइए 125 रुपये में कोई खरीद के अगर 25 रुपया का लॉस कर रहा है तो 1 रुपये में खरीद के कितने का लॉस कर रहा होगा, तो कहेंगे सर 25/125 मतलब 1/5, तो 100 पे कितने का लॉस कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 20% का, मतलब 120 रुपये पे 125 पे 20% का लॉस। एक सवाल और है, मैन सेल्स इज गुड्स एट 8 and 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये बोल रहा है कि 8 1/3% का उसको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे, ये जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ भी सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। आप खुद बताइए, 8 या 24 1 25, 1/12 आ गया, 12 में कोई बेच रहा है 1 रुपया कमा रहा है तो खरीदा होगा 11 में, और 11 में खरीद के अगर 1 रुपया कमा रहा है तो कितना रुपया कमा रहा है 1 में, तो 1/11, तो 100 में कितना कमा रहा है इतना। आप लोग बहुत लोग इसके दिमाग में लगा होगा ये चीजें कि सर हमारे टीचर ना फॉर्मूला से बताएं, और ये फॉर्मूला ही रट लीजिए, फॉर्मूला इसको रट सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगर फॉर्मूला रटने लगे तो फिर ये सब लॉजिक कहाँ जाएगा, काम आएगा। दोनों टाइम आपका बराबर लेना है, आपको मुझे बताना, इसलिए मैंने नोट किया था। ये तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे आप देख लीजिए कितना 1/12 है, तो कितना हो गया 1/11, अब फ्रैक्शन में आ गया तो फिर बदल लीजिए परसेंटेज में। एक लास्ट मोमेंट पे एक सवाल आया है, जब वीडियो में शूट कर रहा था, स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको बहुत तरीके से बताऊंगा, और जो तरीका आपके असली आसान हो वो तरीका बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, आप लोग को आसान तरीके समझने का आदत हो गया है। कर 60 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब कुछ मिल्क है कुछ वाटर है, कितने है ये 60 लीटर मिलकर है, मिल्क वाटर। बोल रहे हैं इसमें 4 और 1 के अनुपात में आपका है दोनों चीजें, क्या, पानी और दूध। बोल रहे हैं कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3 और 1 हो जाए। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल हटा रहा हूं मैं। करा कितना मिश्रण निकाला जाए और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है दूध और पानी का वही का वही 3 और 1 हो जाए, मतलब 4 1 से 3 1 हो जाए। देखिए मैंने इस तरह के सवाल कराए हैं, समझिए कॉन्सेप्ट, 2-3 तरीके बताऊंगा, फास्ट लेकिन फास्ट है ना, तेज चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 1 5, यहाँ कितनी है 3 1 4। आप बताइए जितना आपने निकाला उतना ही आपने डाला, तो क्वांटिटी कैसे बदल गया। आपने अगर पूरे, मान लीजिए आपके सामने एक बाल्टी थी, उसमें आपको दूध पानी मत मिलेगा, अच्छी बात नहीं है, रंग पानी में मिला दीजिए, ठीक है, नहीं रंग लेकिन सॉलिड हो जाता है दूध पानी मिलाते हैं, तो एक बाल्टी में दूध पानी आपने मिलाकर रख दिया, उससे 1 मग पानी आप निकाल, मिश्रण निकाल लिए, ठीक है, 1 मग पानी डाल दिए, तो बाल्टी में जितना क्वांटिटी भरा हुआ था, बाल्टी में जितना था टोटल वो तो उतना ही रहेगा ना। यहाँ अलग अलग हो गया, तो इसको आप बराबर कीजिए, टोटल 5 क्वांटिटी है जबकि यहाँ 4 क्वांटिटी है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे, तो अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली 16 और 4 है और ये 15 और 5 है। बन गया, यही आंसर है, खत्म हो गया। अब आप सोच रहे सर इसके बाद क्या, तो इसके बाद ये कि आप देखिए जितना आपने निकाला है, पानी डाला है उतना ही आपने ये निकाला, ये हमेशा ऐसे ही होगा। होता क्या है एक्चुअली, प्रैक्टिकली सोचिएगा, आप जब दूध और पानी निकाल रहे हो, सुनिएगा समझिएगा, जब आप दूध और पानी का मिश्रण निकाल रहे होंगे तो दोनों निकला होगा, दूध और पानी, और उतना ही के बराबर पानी डाले होंगे, तो जितना पानी आपने निकाला था उतना पानी तो डला गया, मतलब पानी का हिसाब किताब बराबर है। लेकिन दूध के बराबर अभी पानी नहीं डाला है, मतलब अगर जितना है उतना ही पूरा करना है, तो जितना दूध निकला उतना ही पानी डालना होगा, मतलब ये हमेशा जितना दूध आप निकालेंगे उतना ही पानी एक्स्ट्रा डलाएगा उसमें,
दूध के बदले मतलब जितना दूध आपने क्वांटिटी में निकाला है, अगर 2 लीटर दूध निकाला है तो 2 लीटर पानी उसके अलग से डालेंगे, भले मिश्रण आपने 10-20 लीटर क्यों नहीं निकाला हो। यही बात यहाँ पता चल रहा है कि आप 1 यूनिट आपने निकाला है पानी और 1 यूनिट पानी डाला है, क्योंकि 1 यूनिट आपने दूध निकाला था, तो जितना दूध है उतना पानी तो आप डालेंगे। तो ये जो आप देखिएगा, इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। क्यों इस पे बात करेंगे? क्योंकि दूध हमेशा एक ही बार, हमने एक ही बार छेड़ा है, सिर्फ दूध निकाला गया कितना, एक, कितने में से, 16 में से। तो अगर पूरा मिश्रण दूध का होता तो कितना निकाल लेते? आप कहेंगे सर 60। तो आप देख लीजिए, 4 से काट दीजिए और 15 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 3.75, इतना लीटर आपने निकाल लिया है। ध्यान से समझिएगा, सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि मिश्रण कितना लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो इसका मतलब पूरे मिश्रण में से आपने इतना लीटर निकाला था। ठीक है, समझ गए मेथड? आओ दूसरे मेथड पे ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर 1/16 को आपने 60 से गुना किया। देखिए याद रखिए, जो फ्रैक्शन मैंने निकाला है फ्रैक्शन है या कहिए परसेंटेज है, दोनों एक ही चीज होती है। ये आपको 1/16 आपने दूध भी निकाला, 1/16 आपने पानी भी निकाला और 1/16 आपने मिश्रण भी निकाला, तीनों एक ही बात है। अब ट्राई कीजिएगा उसको समझने का, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड बता रहा हूं। दूसरा मेथड में मैंने बोला कि 4 और 1 के अनुपात में था, बाद में 3 और 1 के अनुपात में हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि मैंने बोला कि भैया आप जो आपको मिश्रण जितना निकालना था आप उतना निकाल लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आपने क्या किया, 60 लीटर में से वो मिश्रण निकाल कर लेके भाग गए कहीं और, तो बचा 60 - 1 लीटर। और जो बचा है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो बचा है मिश्रण आपका उतना ही आप पानी डालेंगे। तो एक बात देखिए कि अगर मिश्रण जितना बचा हुआ है उसका रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे रेशियो तो वही रह जाएगा मिश्रण निकालने के बाद भी। जो निकाला है उसका भी मिश्रण का रेशियो वही रहेगा 4:1, जो निकालने के बाद बचा है उसका भी वही रहेगा 4:1। लेकिन निकालने के बाद अगर पानी डाल देंगे तो बदल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन बदल तो जाएगा रेशियो, क्या क्वांटिटी बदलेगा? तो कहेंगे हाँ, किसका? पानी का, क्योंकि बाद में पानी मिलाया गया है। सिर्फ हम निकालने के बाद की स्टोरी कर रहे हैं। बचे हुए मिश्रण का रेशियो ये है, आपने इसमें सिर्फ पानी डाला, आपने सिर्फ इसमें पानी डाल दिया। क्या डाला है? पानी डाला है। तो आप बताइए, अगर पानी बाद में डाला है सिर्फ, तो दूध कैसा अलग हो गया? दूध आपको वही रहना चाहिए। मतलब आप दूध बराबर करेंगे, जरूरी है? नहीं बराबर करेंगे। तो आप कहेंगे सर पहले 12 और 3 था, जबकि अब कितना है? 12 और 4 है। तो पता चला आपने कितना डाला, तो 1 यूनिट पानी डाला है। आपने 1 यूनिट पानी डाला है। अच्छा, आपने पानी जब डाल दिया तो मिश्रण कितना हो गया होगा? याद कीजिए, इनिशियल के बराबर हो गया होगा, क्योंकि आपने जितना निकाला था मिश्रण उतना ही पानी डाल दिया है। और मिश्रण हो कितना गया है? 16। आप देख लीजिए, आप 1 निकाले हैं, 12 3 15 था, आपने 1 डाला, 16 हो गया। ठीक है, तो आपने 1 डाला, इसका तो आपने 1 निकाला होगा, क्योंकि आपको बोल रहा है जितना आपने निकाला उतना ही डाला है। तो 1 आपने तो 16 पे निकाला है ना, 1 आपने किस पे निकाला है? 16 में 1 मिलाया है आपने 16 में 1 मिलाया, मतलब 1 में कितना? 1/16। या फिर ऐसे भी फ्रैक्शन में भी कहेंगे तो कहेंगे 1/16 सर इसमें मैंने मिलाया है, मतलब 1/16 ही निकाला था। और 1/16 वो बात कितनी की थी? 60 की थी, तो आपका 3.75। अब एक एलिगेशन बता दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है। क्या करूं, कभी स्लो चलना पड़ता है, कभी फास्ट चलना पड़ता है, कभी आप लोग की रिक्वेस्ट आती है सर थोड़ा सा स्लो बोलिए भी और चलिए भी, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं। आइए से एलिगेशन लगेगा, चलिए एलिगेशन लगाते हैं। 4 और 1 का रेशियो है इनिशियल मिक्सचर मिल्क और वाटर का, बाद में रेशियो 3 और 1 का हो जाता है, जबकि जो आप मिलाते हैं पता है वो क्या है? पानी, दूध नहीं है उसमें। अब बात कीजिए कि अगर इसमें दूध की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 4/5 है दूध। मैं इसमें बोलूंगा तो कहेंगे सर इसमें तो आपने दूध डाला है तो पानी है, इसमें दूध कितना हो गया? 0। मिल्क की बात कर रहा हूं। इसमें दूध कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 3/4। अब मुझे बताइए, ये लगा दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? 4 4 16, 5 या 15, 1/16। अब यहाँ कितना आ गया? तो आप कहेंगे 3/4। 4 से काट दो, मतलब 4 4 या 12, ठीक है ना। हालांकि इन सब चीजों का इतना ज्यादा जरूरत नहीं था। 4 4 16, 5 4, अच्छा 20 आ गया ना, सॉरी मेरा भी ना उठ पटांग हो जाता है। ये कितना हो गया? 5। तो आपको पता चल गया 15 और 1,
इसका मतलब क्या ये है पता है आपको? ये बता रहा है कि अगर 15 यूनिट आप ये ले रहे हैं, पहले वाले मिक्सचर को ले रहे हैं, तो 1 यूनिट आपने ये मिलाया है, टोटल कितना मिक्सचर है? 16। टोटल ये देखिए हम कहाँ से स्टार्ट की कहानी, जब आप पानी मिला रहे हैं, मतलब आप मिक्सचर निकाल चुके हैं, पानी कितना मिला रहे हैं? 1, और पानी मिलाने के बाद वो कितना जा रहा है? टोटल 16। मतलब आपने 16 में कितना था डाल दिया था पानी, 16 में आपका कितना पानी है? 1 पानी है। टोटल मिक्सचर जब 16 है उसमें पानी आपने 1 है, तो अगर टोटल 60 है तो पानी कितना होगा? और जितना पानी है उतना ही आपका मिक्सर निकला था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कभी कभार होता है, एक क्वेश्चन को लंबा चलता है, बहुत चलता है। तो चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें एंकरेज कीजिए।